तो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ बेटा? टॉपिक का नाम क्या चल रहा है आपका? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में फर्स्ट टॉपिक क्या कवर अप किया आप लोगों ने? कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। सबसे पहले नंबर पे हमने जो कवर अप किया दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बेटा वेव फ्रंट। तो सबसे पहले नंबर पर वेव फ्रंट, अगर जल्दी से आप लोगों से पूछ लिया जाए व्हाट इज वेव फ्रंट, इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। रट जाता है ये बच्चे को, वैसे ही रट जाता है। व्हाट इज वेव फ्रंट? इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। फिर से पूछा कितने टाइप्स के वेव फ्रंट? 3 टाइप्स। कौन कौन से? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन। फिर से पूछा इनके सोर्सेज क्या क्या हैं? इफ इट इज अ स्फेरिकल इट सोर्स इज द पॉइंट सोर्स। अगर ये कैसा है बेटा सिलेंड्रिकल तो कैसा हो गया इसका? लाइन सोर्स। अगर ये कैसा है प्लेन वेव फ्रंट तो ये कैसा है? इसका सोर्स क्या है? लाइन भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। देन उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो कवर अप किया हमने दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। कुछ नहीं है, छोटी सी बात, स्टेटमेंट है, 1-2 डायग्राम है और उसके बाद उसका क्या है? सिग्निफिकेंस है। बस सिग्निफिकेंस बता दो। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल? इट हेल्प्स अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट इफ वी नो द पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। अगर प्राइमरी वेव फ्रंट पता है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन इससे क्या कर सकते हैं? हम लोकेट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद आपने क्या किया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसके साथ मिल के बेटा क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कवर अप करके रखना जो कल कराया आप। राइट है जी। अब आते हैं आज के पॉइंट पर। तो हमने जिस दिन वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किए ना तो हमने एक बात बोली कि जी नेचर में कुछ ऐसे फिनोमिना भी हो गए जो कि रे मॉडल से एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहे। उनमें सबसे पहले क्या नाम आया था आपका? इंटरफेरेंस। सेकंड नाम क्या आया था? डायफ्रैक्शन। थर्ड नाम क्या था? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये 3 फिनोमेना है बेटा जो वेव ऑप्टिक्स से ही एक्सप्लेन होंगे। अब इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए वेव ऑप्टिक्स लेकर आए हम, लेकिन उससे पहले फिर 1-2 दिन किसमें लग जाते हैं? इंट्रोडक्टरी बातों में कि वेव फ्रंट क्या होता है, ये है वो है। ओके, तो अब हम आ रहे हैं किसमें? मेन टॉपिक पर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आपका बेटा आज का टॉपिक क्या हो गया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हेडिंग डालो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, हमने यहां पर पर्टिकुलर कर दिया बेटा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओनली। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो ना, तो ऑप्टिक्स में किससे डील कर रहे हो आप? लाइट से ही डील कर रहे हो। तो हमने बोला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बट इंटरफेरेंस इज अ वेव फिनोमिना। जरूरी नहीं है लाइट वेव ही इंटरफेयर करती हैं, साउंड वेव भी आपस में क्या कर सकती हैं? इंटरफेयर। स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव भी आपस में क्या कर सकती हैं? इंटरफेयर। एनी टाइप ऑफ वेव कैन अंडरगो इंटरफेरेंस। सबके लिए इंटरफेरेंस एक ही चीज है, लेकिन पर्टिकुलरली हमने ऑप्टिक्स में फिर कौन सा वाला इंटरफेरेंस पढ़ना है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ही पढ़ना है। तो व्हाट इज योर टॉपिक? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, अब धीरे धीरे करके बात बढ़ेगी, बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा। पहले हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थोड़ा सा आपको समझाना है कि है क्या चीज, उसके बाद फिर जो भी है मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन डेरिवेशन भी आएंगी, जिसके रिजल्ट खैर हम डायरेक्ट ही बताएंगे आपको। तो ध्यान से सुनना बेटा, इंटरफेरेंस भाई दो वेव्स का आपस में क्या हो जाना? इंटरफेयर कर जाना, और उसके बाद जो भी बनना, यही एक तरह का क्या है? इंटरफेरेंस। जिस दिन मैंने बोला व्हाट इज वेव फ्रंट, तो भाई नाम से बोला वेव का फ्रंट। अब वेव का फ्रंट ऐसी कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कर करा के डिस्कशन में तो यही बात आई ना कि वेव जैसे आगे बढ़ रही है उसका आगे का जो पोर्शन है वही अल्टीमेटली क्या बना? वेव फ्रंट बना। ओके, ऐसी इंटरफेरेंस भी वर्ड कहां से आया? इंटरफेयर करने से ही आया होगा। डेफिनेशन बाद में बताएंगे, पहले कुछ बातें करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। मान लेते हैं ये आपकी सामने वाली क्या है? वॉल है, और इस पे 2 बल्ब लगे हुए हैं, 1 और 2। राइट है जी। ये 2 बल्ब लगे हुए हैं और ये सामने एक दूसरी वॉल है, स्क्रीन है मान लो, मतलब ये सोर्स ऑफ लाइट है फिजिक्स के हिसाब से बोले तो दीज आर सोर्स ऑफ लाइट। और अगर और ये क्या हो गया? स्क्रीन। अगर वैसे बात करूं तो मैंने बोला सामने वाली दीवार पे भाई तुमने 2 बल्ब, 2 ट्यूबलाइट, 2 सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी लगा रखा है, सामने क्या है? एक
दीवार है। ओके जी, पॉइंट ये है अच्छी खासी इंटेंसिटी है दोनों की। अगर दोनों में से अभी एक बल्ब भी लाइट दे रहा है, दूसरे वाला नहीं दे रहा, तो सारे स्क्रीन पर कुछ लाइट पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? पड़ जाएगी। सिर्फ ऊपर वाला बल्ब लाइट दे रहा है तो स्क्रीन पे लाइट पड़ जाएगी। आपने लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से, डे टू डे लाइफ के हिसाब से मैं अंदाजा कि कितनी की लाइट इसमें पड़ रही होगी। ओके, दूसरी सिचुएशन कि ये वाला लाइट नहीं दे रहा और ये वाला लाइट दे रहा है, मतलब पहले को ऑफ कर दिया, दूसरे को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। अब स्क्रीन पे इसके कारण क्या आ जाएगी? लाइट आ जाएगी। ये सेकंड सिचुएशन, हमें पता है पहले के कारण भी कुछ लाइट पड़ रही है, दोनों दूसरे के कारण भी कुछ लाइट पड़ रही है। अब तीसरी बात कि अगर इकट्ठी दोनों बल्ब जला दिए जाए, ये डे टू डे लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से बात चल रही है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप यही ऑब्जर्व करोगे कि भाई लाइट नॉर्मल से क्या हो गई हुई है? ज्यादा हो गई हुई है ना? लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल से क्या हो गई? ज्यादा हो गई है। कि अगर दोनों एक ही बल्ब लगाओ, लाइट कुछ कम है, दोनों चला दिए तो लाइट कुछ क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ओके, अब इसको अगर बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में किया हो, बात को समझना, अभी मैंने डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल दिया कि दो सोर्स ऑफ लाइट है, सामने एक स्क्रीन रख दो, उस पर एक जलाओगे तो कुछ लाइट आएगी, दोनों जलाओगे तो कुछ थोड़ी लाइट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। डे टू डे लाइफ में तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ आइडियल कंडीशंस ऑब्टेन कर दूं, कैसी कंडीशंस मैंने बोला? आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस में जो मेरे दोनों सोर्स ऑफ लाइट है ना बेटा, दोनों के दोनों सोर्स ऑफ लाइट, हेलो, हाँ ऊपर पहुंच गई, एक मिनट, कोई गल नहीं जी, क्लास स्टार्ट होगी 3 बजे आ जाओ, कोई गल नहीं, बैठ जाओ बेटा, इधर कहीं बैठ जाओ। फिर से सुने, क्या नाम है बेटा आपका? सुमन। अभी जो चल रहा है वही सुन आराम से, समझ लगे ना लगे, थोड़ी देर में कल तक या इसके बाद डिस्कशन करते हैं कि क्या रह गया क्या नहीं रह गया, समझ में लगना शुरू हो जाएगा। वैसे पहले ही टॉपिक है, लग जाएगा, थोड़ा बहुत लगना शुरू हो जाएगा 10 मिनट बाद, ठीक है? अपना नोट कर लेना, अभी टॉपिक स्टार्ट ही किया। ओके बेटा, फिर से पहले मैंने एक डे टू डे लाइफ सिचुएशन में मैंने पहले बता दिया, आज शायद मैं आपको इंटरफेरेंस होता क्या है सिर्फ यही समझा पाऊंगा, व्हाट इज इंटरफेरेंस, ठीक है? डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी और फिजिक्स के हिसाब से भी इंटरफेरेंस क्या है यही समझा पाएंगे, इससे ज्यादा आज चलेगी नहीं बात। कल से ये टॉपिक फ्लो में आ जाएगा। तो टॉपिक ही ऐसा है, 2 ही टॉपिक है, इंटरफेरेंस करना है, एक डायफ्रैक्शन करना है, मेनली अपने सिलेबस में 2 टॉपिक है। ओके, मैंने पहले 2 सिंपल बल्ब लगा दिए, पहले एक को जलाया, कुछ लाइट आई, दूसरे को जलाया, कुछ लाइट आई, फिर बोला दोनों को जला देते हैं, तो लाइट बढ़ गई, ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने बोला यार अगर सब कुछ आइडियल कंडीशंस में करें, वो आइडियल कंडीशंस क्या है, वो धीरे धीरे करके डिस्कशन में आएंगी, अभी ब्लैंक चल रहा है सब कुछ, धीरे धीरे करके बातें जुड़नी शुरू हो जाएंगी। आइडियल कंडीशन जैसे मैंने बोला, ये दोनों सोर्स जो थे ना, जिसको मैंने बल्ब लिया था, अगर ये कैसे हो, बिल्कुल पॉइंट सोर्सेस, मतलब बड़े बड़े बल्ब नहीं, पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, बड़े छोटे से माइन्यूट से सोर्सेस ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्सेस, बिल्कुल पॉइंट्स हैं, जैसे लाइट आ रही है उनसे। ओके, तो पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, और इनमें से जो लाइट आ रही है वो भी कैसी यूज की मैंने? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मैंने एक दिन पहले भी बताया था, सिंगल वेवलेंथ वाली, यानी या तो रेड यूज कर लो, या ब्लू यूज कर लो, या ग्रीन यूज कर लो। तो आइडियल सिचुएशन में मैंने एक आइडियल सिचुएशन दी, क्या सोर्स कैसे रखो, पॉइंट सोर्स, बल्ब का ही काम कर रहे हैं। लाइट कैसी लो? मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ लो, रेड लाइट लो, व्हाइट नहीं लेनी, व्हाइट के 7 कलर है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं रखा, मतलब सब कुछ अपनी तरफ से आइडियल कंडीशन सेट की। अगर इन आइडियल कंडीशंस में फिर से तुमने वही एक्सपेरिमेंट किया कि जी पहले एक बल्ब से लाइट आने दी, अब यहां ये बल्ब नहीं, यहां क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां से लाइट आएगी, ये पूरे वेव फ्रंट आ रहे हैं, देखो पूरे स्क्रीन पे लाइट आएगी। ओके, फिर तुमने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया और
इससे लाइट आने दी तो भी स्क्रीन पे क्या आ गई, लाइट आ गई। अब तीसरी सिचुएशन, तुमने दोनों को एक साथ क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो पिछली बार की तरह पहले एक बल्ब था, दूसरा बल्ब था, यहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। ऐसे ही होता है, एक बल्ब था दूसरा बल्ब था, दोनों जला तो लाइट भी ज्यादा आ रही है। लेकिन ऑब्जर्व ये किया है साइंटिस्ट लोगों ने कि अगर ऐसा कुछ, ये दो बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट आइडियल कंडीशंस में करवा दिया जाए तो सिंगल सोर्स से जब लाइट आती है स्क्रीन इल्यूमिनेट हो रहा होगा, दूसरे सिंगल से आ रही है तो भी इल्यूमिनेट हो रहा होगा। लेकिन जब दोनों से इकट्ठे लाइट आएगी तो स्क्रीन पर कंटिन्यूसली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने की बजाय कहीं कहीं पर घट जाएगी और कहीं कहीं पर बढ़ जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे थोड़ी देर में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। अब मैं ये पहले बता देता तो फिर हम डे टू डे लाइफ में चले जाते। अब डे टू डे लाइफ में अगर एक बल्ब लगाओ दूसरा बल्ब लगाओ तो दोनों को ऑन कर दोगे तो स्क्रीन पर कहीं कहीं पे लाइट बढ़ेगी और कहीं कहीं पे लाइट घटेगी, ऐसा नहीं होता। डे टू डे लाइफ में तो दोनों बल्ब जला दोगे और नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी। तो मैंने यहां क्लियर किया कि भाई बल्ब लगा के करोगे तो नहीं आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होना, उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, कुछ आइडियल कंडीशंस चाहिए होती हैं। और भी आइडियल कंडीशंस की बात होगी, वो बाद में होगी। दो चार आइडियल कंडीशन तो मैंने बोला, सोर्स कैसे हो, बिल्कुल पॉइंट सोर्स हो, और लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो अगर तुमने बेटा आइडियल कंडीशंस में एक बल्ब लिया या एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, अकेले की जो लाइट है दूसरे की भी अकेले की, लेकिन दोनों इकट्ठे चला दिए, तो स्क्रीन पर कंटिन्यूस जनरल मोर इल्यूमिनेशन नहीं, कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी एक के कंपैरिजन में ज्यादा होती हुई नजर आएगी और कहीं कहीं पर जितनी एक से आ रही थी उससे कम होती हुई भी क्या आएगी, नजर आएगी। इसी को हमने क्या कहना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहना है। ओके, सब डिफाइन करूंगा, कुछ तो आइडिया हुआ जो हम कह रहे हैं। अब अगली बात, ये ऐसा क्यों हो गया होगा, सब बाद में डिटेल में डिस्कस होगा, लेकिन एक बार आइडिया बनाने के लिए बेसिक बातें तो धीरे धीरे करनी पड़ेंगी ना। तो ये ऐसा इसलिए हुआ होगा, लोगों ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दी ना, तो कह रहे हैं ऐसा इसलिए हुआ होगा, रे ऑप्टिक्स से तो एक्सप्लेन नहीं होगा कि एक रे आ रही थी दूसरी रे आ रही थी, दोनों मिक्स होकर यार बढ़ कैसे गई, कहीं कहीं पर घट कैसे गई, कहीं कहीं पर। तो ये एक्सप्लेन हुआ किससे, वेव ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक्स वाले ने, किसी ने एक्सप्लेन किया कि यार यहां से ना वेव निकली है और यहां से भी क्या निकली है, वेव निकली है। वेव हर जगह पहुंची, ये मेरा पॉइंट ए है, इस जगह पर S1 से भी वेव पहुंची होगी, S2 से भी पहुंची होगी। ये कोई दूसरा पॉइंट है, यहां पर S1 से भी पहुंची होगी और S2 से भी पहुंची होगी, दोनों आपस में क्या हुई होंगी, मिक्स हुई होंगी। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये पहली वेव है और ये दूसरी वेव है। जब ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, दो वेव आके जुड़ेंगी तो रिजल्टेंट वेव को जन्म देंगी। अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड उस वक्त कम होगा कि ज्यादा होगा, किस बात पे डिपेंड करता है कि ऐड होते वक्त पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रहा था कि पॉजिटिव पे नेगेटिव आ रहा था। अब कुछ बात बनती हुई नजर आ रही होगी। तो मे बी ये पॉइंट वो है जहां पर ये दोनों वेव्स जब पहुंची हैं S1 और S2 से, वहां तक पहुंचते पहुंचते एक का पॉजिटिव और दूसरे का भी क्या चल रहा था, पॉजिटिव चल रहा था। जब दोनों के पॉजिटिव और पॉजिटिव मैच होंगे तो इंटेंसिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, समझ गए। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे, स्क्रीन तो बहुत बड़ा है, अलग अलग पॉइंट है, मे भी कोई पॉइंट ऐसा हो कि जहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों के डिस्टेंस अलग अलग है ना, कि एक का पॉजिटिव चल रहा हो और लेकिन उस वक्त दूसरी का क्या चल रहा हो, नेगेटिव चल रहा हो। तो दोनों जब मिक्स होंगे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कहीं कहीं पर इंटेंसिटी बढ़ती है, कहीं कहीं पर इंटेंसिटी घट जाती है। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कुछ तो समझ में लगना शुरू होगा, मैंने पहले बता दिया, बहुत धीरे धीरे समझ में लगना शुरू होगा। मैं सिर्फ डेफिनेशन देकर कि दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और उसको रटवा कर नहीं बात खत्म कर सकता, मुझे कंसेप्ट भी क्लियर करवाना है। ओके, तो ये ऑब्जर्व पहले हुआ, एक मिनट, ये ऑब्जर्व पहले हुआ और इसका रिजल्ट, सॉरी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने बाद में दी। तो लोगों ने ऑब्जर्व किया, अब आता हूं स्टार्टिंग पर। तो लोगों ने, एक मिनट आपका पॉइंट भी सुनते हैं, लोगों ने कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व किए
वो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे यही वाला ऑब्जर्व कर लिया कि भाई अगर दो बड़े माइन्यूट से सोर्सेस ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, तो जब स्क्रीन पे दोनों की लाइट इकट्ठे आ रही है तो कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जा रही है, कहीं कहीं पर क्या हो जा रही है, वो ज्यादा हो जा रही है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू हुई। अब उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट दिया अगले ने, यार क्योंकि लाइट क्या है, वेव है, जब ये स्क्रीन पर पहुंचती है तो फर्स्ट सोर्स से और सेकंड सोर्स से आने में हर जगह का डिस्टेंस सेम नहीं है, कहीं कहीं पर आते आते फेज डिफरेंस 180 हो जाता है इसलिए कैंसिल कर जाते हैं, कहीं कहीं पर आते आते फेज डिफरेंस 0 हो जाता है इसलिए वो क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं। तो इसलिए स्क्रीन पर कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ भी रही है और कहीं कहीं पर इंटेंसिटी घट भी रही है। इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। स्टिल मैंने अभी तक आपको डेफिनेशन या कुछ भी नहीं लिखवाया। ओके, अब बोलो बेटा क्या कह रहे हो। देखो, डे टू डे लाइफ में इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना मुश्किल काम। इस वक्त इस रूम में देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, बहुत कितनी ट्यूबलाइट जल रही हैं, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, इन सब की लाइट आपस में इंटरफेयर कर रही होगी, बट हम नॉर्मल सिचुएशन में उस इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है तो आपको कुछ आइडियल कंडीशंस लगाकर इंटरफेरेंस वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा, राइट? या फिर नेचर में कई बार कुछ फिनोमेना ऐसे हो जाते हैं जो इंटरफेरेंस के कारण हो रहे हैं और ऑब्जर्व भी हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम वाटर की लेयर पर कुछ ऑयल वगैरह फेंक दें, ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर कई बार पेट्रोल डीजल गिर जाता है यार, ठीक है, तो तुमने क्या कभी देखा है कि सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस पे कोई पेट्रोल या डीजल या कोई ऑयल वगैरह गिर रहा हो तो उसमें जब लाइट पड़ रही हो तो वो कलर्ड पैटर्न से बन रहे हो। जब डीजल वगैरह गिरा होगा उसके पैटर्न कैसे बन रहे होते हैं, कलर्ड पैटर्न बन रहे होते हैं। दोज कलर पैटर्न्स आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन डे टू डे लाइफ। वो भी किसके कारण है, इंटरफेरेंस के कारण है। तो वहां पे हमने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर लिया। ये जो बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखने की कोशिश करोगे, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा वो भी बता देंगे, बीच में डिस्कशन में आ जाएगा। अगर आपको ये बल्ब वाले एक्सपेरिमेंट से ही ऑब्जर्व करना है तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन लगानी पड़ेंगी। आगे एक साइंटिस्ट आएगा, यंग्स, साइंटिस्ट का नाम क्या था, यंग्स, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट आता है, कुछ दिन पहले कॉचीज फार्मूला। अब आगे आएगा कि यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पूरी अपनी वेव ऑप्टिक्स में सबसे मशहूर, मतलब सबसे मेन चीज अपने क्या चलनी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करो। तो यंग्स ने बड़ी आइडियल कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंट करके पूरा का पूरा क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो डे टू डे लाइफ में आप ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। हाँ, डे टू डे लाइफ में इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया कि अगर ऑयल गिर जाए वाटर के सरफेस के ऊपर तो उस पर जब लाइट पड़ रही होती है तो कलर्ड पैटर्न से बन रहे होते हैं, वो रेनबो नहीं होता। वो किसके कारण हो रहा होता है, इंटरफेरेंस के कारण हो रहा होता है। बोलो प्रॉब्लम, आप क्या बोल रहे थे, जल्दी बोलो। नहीं, मतलब इसे इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे, ये वैसे कुछ और कह देंगे इसके लेकिन ये इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये इसमें इंटरफेरेंस वाला कुछ नहीं। इंटरफेरेंस में मतलब दो सोर्सेस ऑफ लाइट है ना, वो आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। मतलब इंटरफेरेंस का बेसिक फंडा ये है कि आपके पास दो सोर्स या दो से अधिक सोर्सेस ऑफ लाइट होने चाहिए जो आपस में क्या हो, मिक्स हो। चलो, इसे तो नहीं कहेंगे प्रॉब्लम बेटा। जो इसने पूछा था उसका आंसर मैंने दे दिया। अब वैसे बताओ, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हमने बात कर दी हुई है, कुछ आइडिया हुआ इंटरफेरेंस का? मैं डेफिनेशन दूंगा थोड़ी देर में कि इंटरफेरेंस में टू सोर्स ऑफ लाइट से रेज आएंगी, आपस में मिक्स होंगी, और उस मिक्सिंग के कारण जब वो रिजल्ट दे रही होंगी स्क्रीन पर, पैसे कट रहे हैं मुझे लगा, तो मैं, इस बच्चे ने आना था ना इसलिए मैंने फोन किस पे लगाया था, वैसे साइलेंट ही रहता है ये, और 2899 रुपए कट गए। मैं बंद ही कर देता बेटा, तुझे पसंद नहीं आता ये ले, अब नहीं बजेगा, ये कभी नहीं बजेगा, बंद कर दिया हमने इसको। ओके जी, तो बेटा बात क्या चल रही है, इंटरफेरेंस मुश्किल टॉपिक है, एक बार करा दिया कॉपी में आ गया, फिर इजी समझाना उसका हमारे लिए क्या है। डायफ्रैक्शन भी मुश्किल होगा और ये वाला भी मुश्किल होगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा माइंड में आइडिया आना शुरू हो गया होगा। अब लिखो डेफिनेशन, लिख ले बेटा, शुरू कर दे, नया टॉपिक है आज ही। अब लिखो इसकी डेफिनेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट is defined as interference of light is defined as the redistribution of light energy
redistribution of light energy on the screen when light from two different sources superimpose on each other. Redistribution of light energy on the screen when light from two different sources interfere with each other. हो गया? ओके। अब बेटा एक बात मान लेते हैं, ये दो क्या हैं जी? सोर्सेज ऑफ लाइट। अब देखो, ये कोई बच्चा सवाल ना कर ले मुझसे कि जी दो बल्ब लगाए तो ऐसा इंटरफेरेंस तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा। वो मैंने पहले ही शुरुआत में क्लियर कर दी कि भैया अगर बल्ब वाले केस से करोगे तो इंटरफेरेंस आपको ऑब्जर्व नहीं होने वाला। जो डेफिनेशन है उसके लिए आपके सोर्स ऑफ लाइट कैसे होने चाहिए? आइडियल। लाइट भी कैसी होनी चाहिए? आइडियल। कंडीशंस भी क्या होनी चाहिए? आइडियल। वो आइडियल कंडीशन में बताऊंगा, बकायदा लिखवाई जाएंगे कि दीज आर द आइडियल कंडीशंस टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस। दीज आर द आइडियल कंडीशंस टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस। तो ये बेटा जी दो सोर्स ऑफ लाइट है। इंटरफेरेंस स्टडी करते वक्त सामने क्या है जी? एक स्क्रीन है। ये दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट कैसे हैं? पहली बात, पॉइंट सोर्सेस हैं। दूसरी बात बेटा लाइट कैसी है? मोनोक्रोमेटिक, डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, बाकी भी सब कुछ क्या है? आइडियल ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर दो सोर्स होंगे तो इनसे बेटा इकट्ठे जब लाइट आएगी तो स्क्रीन पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी हो जाएगी। उसी को क्या बोला गया है? इंटरफेरेंस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी मतलब कंटिन्यूअसली लाइट एनर्जी नहीं है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, ना एनर्जी का कहीं गेन हुआ है, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। कहीं कहीं पर नॉर्मल जितनी आनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो गई है, कहीं कहीं पर जितनी नॉर्मली आनी चाहिए थी उससे क्या हो गई हुई है? कम हो गई है। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, फाइनली मेरे ख्याल से मैंने आधा घंटा बोल दिया। फाइनल एक डेफिनेशन याद हो जाएगी कि इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन लाइट फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। बोल दो बेटा, क्लियर है? हो जाएगा? ओके, मान लो मैंने सब कुछ आइडियल वाइडियल कंडीशन लगा दी और मैं इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहा हूं। मान लो मैं यंग्स हूं और मैं सब आइडियल कंडीशंस में सब कुछ कर रहा हूं और अब मुझे पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व भी हो रहा है। तो नंबर वन, अगर आइडियल कंडीशन में मैंने इंटरफेरेंस करवा दिया तो नंबर वन क्या ऑब्जर्व होगा? कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल से कम और कहीं कहीं पर नॉर्मल से क्या होगी? ज्यादा। जहां पर इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है वहां मैं बोलूंगा क्या आ रही है? ब्राइटनेस। और जहां जहां पर इंटेंसिटी नॉर्मल से कम हो गई है वहां वहां पे मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? क्या आ रही है जी? डार्कनेस आ रही है। भले ही कंप्लीट डार्कनेस ना हो, मतलब कम होगी मतलब डार्क, बढ़ गई मतलब ब्राइट। बोलो डन। कभी कभी वर्ड ब्राइटनेस की बजाय मैक्सिमा यूज होगा और डार्कनेस की बजाय मिनिमा यूज होगा। आप ये भी कह सकते हो कि भाई जब इंटरफेरेंस होता है तो स्क्रीन पे कहीं कहीं मैक्सिमा आता है, कहीं पे आ जाता है मिनिमा आ जाता है। आप ये भी कह सकते हो कहीं कहीं पर डार्कनेस आ जाती है, कहीं कहीं पर आ जाती है ब्राइटनेस। एक वर्ड यूज, या ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, दोनों चलेंगे। न्यूमेरिकल से लेके टॉपिक्स तक दोनों कॉमनली आते रहे। यहां आप कहोगे कि कहीं कहीं क्या हो गया है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है, कहीं कहीं क्या हो गया है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव, कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिव, सब कुछ भाई अब इसके बाद शॉर्ट में अपना नोटवोट करते जाना। सिस्टमैटिक टॉपिक के रूप में या फार्मूलाज के रूप में, डेरिवेशन वगैरह के रूप में आज कुछ नहीं आने वाला। आज तो कंसेप्ट ही डेवलप होना है। तो जो भी बोला जाए उसको अपना धीरे धीरे जैसे भी आपने नोट करना होगा करते रहेंगे। ओके, तो कुछ टर्म्स बार बार आ रही हैं, जैसे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे कि आइडियल सोर्सेस ऑफ लाइट, जैसे कि आइडियल कंडीशन। बार बार बोल दी मैंने। एक वर्ड बार बार आ रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। और उसके बाद कॉमनली क्या आएगा? स्क्रीन पर क्या आ रहा है जी? मैक्सिमा और मिनिमा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइटनेस, डार्कनेस। ये आने वाले कुछ दिनों के लिए कॉमन सी बातें हमारे लिए हो जाएंगी। ओके, अब थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं।
जब यंग ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट पूरा इंटरफेरेंस पे किया तो उसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया, मतलब यहां एक पर्टिकुलर नेम से एक्सपेरिमेंट मशहूर हो गया, जैसे रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना। अब वो किस नाम से मशहूर है? वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना। यहां उसको क्या कोई वैसे ही बोल दे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड वाला गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगा कौन से वाले एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है ना, जिसमें पता लगा था कि न्यूक्लियस होता है, ये है वो है। ओके, अल्फा स्कैटरिंग। ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट का भी नाम पड़ गया, जिसको कहते हैं, लिखो पूरा नाम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाम ही पड़ गया। यही हमारा मुद्दा है मेन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसका नाम ही पड़ गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में YDSE के नाम से बोला करेंगे। YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट है जी। डबल स्लिट क्यों? ये दो उसने क्या ली? स्लिट्स ली। स्लिट मतलब कि बिल्कुल फाइन होल टाइप चीज, ये कार्डबोर्ड लेकर उसमें जैसे एक पतली सी स्लिट लगा दी, इसलिए इसको क्या बोला गया? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो स्लिट्स हैं तो क्या हो गया? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसको क्या बोला जाएगा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी शुरू करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बातें बता रहा हूं कि क्या क्या चीज है। अब जो पहला दिन मिस करेगा इस टॉपिक का, उसको आगे एग्जाम के लिए भले ही आ जाए, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी में तो कमी आएगी ना। हम पूरा लेक्चर आज का किस में डिवोट कर देंगे, यार इंटरफेस होता क्या है, हमने करना क्या है, इस बात पे लग जाएगा। स्किप भी कर सकते हैं, सीधा टॉपिक पे भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, कंसेप्ट ही नहीं बनेगा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया। ओके, यंग्स ने एक आइडियल सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसने इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। इंटरफेरेंस पैटर्न की अभी तक मैंने खास बात क्या बताई कि जी स्क्रीन पर कहीं कहीं पर मैक्सिमाज हैं और कहीं कहीं पर मिनिमाज। अब मैंने नाम लेने उसी तरीके से शुरू कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कहीं कहीं लाइट ज्यादा होगी, कहीं कहीं लाइट कम होगी, मैंने टेक्निकली उसको बोलना शुरू कर दिया कि स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व किया गया बेटा? कहीं कहीं पे मैक्सिमाज और कहीं कहीं पर मिनिमाज ऑब्जर्व किए गए। अब जो पैटर्न उसने ऑब्जर्व किया स्क्रीन पर, उसमें पर्टिकुलर हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर ये हुआ कि आइडियल कंडीशन में जब पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया और स्क्रीन पे ऑब्जर्वेशन हुई, तो उस ऑब्जर्वेशन में पहले मैं बार बार 10 बार बोल चुका हूं कि स्क्रीन पर कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी कम है, कहीं कहीं पर ज्यादा, यानी कहीं कहीं पर मैक्सिमम और कहीं कहीं पर मिनिमम। अब अगली बात, वो मैक्सिमाज और मिनिमाज इररेगुलर नहीं है, देवर इन अ पैटर्न। उनका क्या बना? एक पैटर्न बना। इररेगुलर नहीं कि कहीं पे भी इंटेंसिटी कम, कहीं पे भी इंटेंसिटी ज्यादा, नहीं, देयर वाज अ पैटर्न। इसलिए जो भी स्क्रीन पे आता है इस एक्सपेरिमेंट में, उसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोला जाता है। आगे से हम भी ये बोलेंगे कि यार YDSE में पैटर्न कैसा था, या YDSE में इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा था। मतलब अभी तक मैंने बोला मैक्सिमम मिनिमम आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम आएंगे, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम ऐसी नहीं कि कहीं पे भी मैक्सिमम कहीं पे भी मिनिमम, देयर वाज अ पर्टिकुलर पैटर्न। अब वो पैटर्न क्या था? जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, स्क्रीन पर सेंटर पर ब्राइटनेस शो हो रही है और सेंटर के दोनों तरफ डार्कनेस शो हो रही है। मतलब सेंटर पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी हुई आई और इसके दोनों तरफ इंटेंसिटी नॉर्मल से घटी हुई है। ओके, फिर थोड़ी दूरी पर ब्राइटनेस है, फिर थोड़ी दूरी पर डार्कनेस है, फिर थोड़ी दूरी पर ब्राइटनेस है, और ये पैटर्न वाइज अल्टरनेटिवली ऑब्जर्व हो रहा है। So what is observed on the screen is the alternate dark and bright spots with bright spot at the center. अब बिल्कुल पर्टिकुलर ही कर दिया हमने कि जब ये आइडियल कंडीशंस में इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया गया या इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया गया, तो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन? redistribution of light energy, and there was a pattern of that redistribution of light energy. There was bright spot at the center and then alternatively dark and bright spots. Alternatively dark and bright spots. कुछ तो बात बन रही होगी। दो ही बातें अभी तक हुई। नंबर 1, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? आपको जो समझ में आना था आ गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? एग्जाम के लिए तुमने व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए क्या याद कर लिया? इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी
व्हेन लाइट फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज इंटरफेयर विद ईच अदर। जल्दी बोलो, मेरे पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? मैं दोनों एंगल से चलता हूं, एक तो समझाना भी है तो दूसरा एग्जाम में लिख कर भी आना है और नंबर भी लेने हैं। वेव फ्रंट मैंने बोला तुम्हें समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, पूरा खुल के समझाया, बट एग्जाम के लिए वेव फ्रंट की डेफिनेशन वही एक लाइन वाली है जो आपको रटवाई। ऐसे इंटरफ्रेंस की डेफिनेशन भी वही है जो हमने आपको बता दी। ओके, कुछ आइडिया जल्दी बताओ बेटा, इंटरफ्रेंस का होता जा रहा है अब कि नहीं होता जा रहा? अब हम पर्टिकुलर होते हुए सबसे पहली बात यही की कि हम कौन सा वाला इंटरफ्रेंस पढ़ने जा रहे हैं? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। सिर्फ कौन सा इंटरफ्रेंस पढ़ना है हमने? इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट ही पढ़ना। डेफिनेशन आपको बता दिया, रिपीट नहीं करते। जब हम इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट पढ़ रहे थे तो हमने बोला जब इंटरफ्रेंस पढ़ना ही है तो बिल्कुल आइडियल वाला ही पढ़ना पड़ेगा। वो आइडियल केस या आइडियल इंटरफ्रेंस किसने बताया, कैसे ऑब्टेन होगा? यंग्स ने। ठीक है जी। अब अगली हेडिंग डालो, कंडीशंस टू ऑब्जर्व, कंडीशंस टू ऑब्जर्व इंटरफ्रेंस पैटर्न, कंडीशंस टू ऑब्जर्व इंटरफ्रेंस पैटर्न। देखो, मैंने ये नहीं बोला कंडीशंस टू ऑब्टेन इंटरफ्रेंस पैटर्न, मैंने बोला कंडीशंस टू ऑब्जर्व इंटरफ्रेंस पैटर्न। अगर आप नॉर्मल 2 बल्ब लगा दो और दोनों को इकट्ठे जला दो तो इंटरफ्रेंस होगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न भी बनेगा, बट हम उस पैटर्न को अपनी नेकेड आई से या नॉर्मल सिचुएशन में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्व करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो डे टू डे लाइफ में नहीं बन पाती हैं, इसलिए हम उस इंटरफ्रेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर मेरे 2 सोर्सेस ऑफ लाइट बल्ब आइडियल नहीं है, कंडीशन आइडियल नहीं है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो ये बताओ दोनों को इकट्ठे जला दूंगा, इंटरफ्रेंस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा तो सही, बट हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इंटरफ्रेंस करवाना भी है और ऑब्जर्व भी करना है तो फिर सब कुछ क्या चाहिए होगा? तुम्हें आइडियल ही चाहिए होगा। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन में लिखवाने जा रहा हूं। कंडीशंस टू ऑब्जर्व इंटरफ्रेंस पैटर्न। नंबर 1, सोर्सेज मस्ट बी पॉइंट सोर्सेज, सोर्सेज मस्ट बी पॉइंट सोर्सेज, sources must be the point sources. Number 2, light should be monochromatic, light should be monochromatic. Sources of light must be very close to each other, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बहुत कम होना चाहिए, वेरी क्लोज टू ईच अदर, मिलीमीटर माइक्रोमीटर की रेंज का हो। तीसरा पॉइंट, सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिख लिया? ओके। चौथा लिख लो, वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्सेस मस्ट बी इक्वल, ब्रैकेट में लिख लेना प्रेफरेबली, वेवलेंथ ऑफ लाइट्स फ्रॉम द सोर्सेस मस्ट बी इक्वल, ब्रैकेट में लिख लेना प्रेफरेबली। प्रेफरेबली मतलब अगर वेवलेंथ इक्वल नहीं भी होंगी तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर हो जाए तो और बढ़िया ऑब्जर्व होगा। अगला लिखो, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। अब सारा खेल यहां पे, सोर्सेज कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, बिल्कुल पॉइंट सोर्सेज ना हो फिर भी ऑब्जर्व हो सकता है। वेवलेंथ अगर सेम ना हो फिर भी चांसेस हैं कि आप उसको ऑब्जर्व कर लो। मतलब बाकी जो कंडीशन लिखाई हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए चल जाएगा, ऑब्जर्व होकर भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट इन नेचर, दे मस्ट बी कोहेरेंट। अभी कोहेरेंट क्या होता है मैं समझा देता हूं, पहले बताओ, याद कर लोगे? और कुछ बोलो ना बोलो। कोई पूछ रहा हो कि भाई इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या है, या कोई पूछ रहा हो कि इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, तो भाई बाकी बोलो ना बोलो, ये कौन सी, ये आपने बोलनी ही बोलनी है। कौन सी? सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट इन नेचर। ओके, कोहेरेंट
या कोहेरेंस वर्ड सुना है किसी ने? कोहेरेंट, कोहेरेंस, ऐसा कोई वर्ड सुना है कभी? मतलब देखो, फिजिक्स में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आएंगे तो इंग्लिश से ही ना। अब रेजिस्टेंस वर्ड जो है फिजिक्स में यूज होते हैं, लेकिन है तो इंग्लिश का वर्ड। रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना। अब यहाँ फिजिक्स में लगा था करंट को अपोज करना, करंट को अपोज करने वाले को हम रेजिस्टेंस मानते हैं। वैसे रेजिस्टेंस तो एक जनरल इंग्लिश का क्या है, वर्ड है। वैसे ही बेटा कोहेरेंट्स या कोहेरेंट भी जनरल इंग्लिश का ही एक वर्ड है। कोहेरेंस मतलब सेम मैचिंग में। जनगण मन जब गाते हैं ना, कई बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। अब एक का जनगण मन चल रहा होता है, एक का भारत भाग्य विधाता चल रहा होता है। मतलब ये हो गया इनकोहेरेंस, फेस डिफरेंस आ गया। बोलो पॉइंट समझे कि नहीं? तो जब जनगण मन गा रहे होते हैं ना बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे बच्चे स्टेज पे जो गवा रहा है, सब के सब सेम मैचिंग में वर्ड टू वर्ड मैचिंग कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं कोहेरेंस। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? अगर बिल्कुल मैचिंग करके चल रहे हैं, ग्रुप सॉन्ग, कई बार मान लो कहीं ग्रुप सॉन्ग चल रहा होता है। अब ग्रुप सॉन्ग में भी जितने गाने वाले हैं, दे ऑल मस्ट बी इन कोहेरेंस। उनकी मैचिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड मैचिंग होनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कोहेरेंस। फिजिक्स में इसको कहते हैं फेस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में मैंने क्या बोल दिया कि सब बिल्कुल क्या करते हुए चलें, मैच करते हुए चलें। और फिजिक्स में मैं क्या बोलूंगा कि देयर मस्ट बी नो फेस डिफरेंस। जल्दी बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? तो अगर लिखवाता हूं मैं डेफिनेशन, सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, टू सोर्सेस ऑफ लाइट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट are said to be coherent. Two sources of light are said to be coherent if phase difference between the waves, if phase difference between the waves from the two sources remains constant. If phase difference between the waves from two sources remains constant. ध्यान से सुनना। ये स्क्रीन है, ये पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है। ये लास्ट पॉइंट है अपना, ठीक है? इसको समझाने में 5-7 मिनट लगेंगे। दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, ये S1 है, ये S2 है। यहां से यहां तक लाइट पहुंची, यहां से भी यहां तक लाइट पहुंची, यहां पहुंची स्क्रीन पर। हम देख रहे हैं दोनों ने डिस्टेंस सेम नहीं कवर किया, तो उनके बीच में फेस डिफरेंस आ सकता है। मान लो इस जगह पर फेस डिफरेंस आ गया क्या? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब एक का पॉजिटिव चल रहा होगा तो दूसरा क्या क्या चल रहा होगा? नेगेटिव चल रहा होगा। तो तुम बताना जल्दी, यहां पर डार्कनेस आएगी कि ब्राइटनेस आएगी? डार्कनेस आ जाएगी। समझ गए? ऐसी मान लो ये बीच का पॉइंट है, कहीं पर बिल्कुल सेंट्रल वाला। सेंटर में आप देख पा रहे हो दोनों ने लगभग सेम डिस्टेंस कवर किया। जब सेम डिस्टेंस कवर किया तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जहां पर पहली है वहीं पे दूसरी होगी। जल्दी बोलो पॉइंट समझे? तो तुम बताओ यहां पे डार्कनेस आएगी कि ब्राइटनेस आएगी? ब्राइटनेस आ जाएगी। बोलो क्लियर है? तो स्क्रीन पे कहीं कहीं पे बेटा फेस डिफरेंस ऐसा होगा कि डार्कनेस आ जाए, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि ब्राइटनेस आ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ब्राइटनेस आ गई, कहीं पे क्या आ गई? डार्कनेस आ गई। क्लियर है? ये बताओ डार्कनेस ब्राइटनेस आ सकती है कि नहीं आ सकती? क्यों आ सकती है? कहीं फेस डिफरेंस कुछ और कहीं फेस डिफरेंस कुछ है। अब सुनना, अगर नेक्स्ट वेव जो आएंगी, क्योंकि यहां से कंटिन्यूसली वेव्स आती जा रही है ना, वेव्स तो कंटिन्यूसली आती जा रही हैं। अगर बेटा 1 सेकेंड बाद जो वेव्स पहुंची हैं उनके बीच भी फेस डिफरेंस क्या है? 180 डिग्री है, तो यहां डार्कनेस की डार्कनेस ही बनी रहेगी, जहां ब्राइटनेस है वहां ब्राइटनेस की ब्राइटनेस ही बनी रहेगी। बोलो पॉइंट समझ रहे हो? अगर उससे अगली वेव्स आ रही हैं उनके बीच में भी फेस डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री है, तो यहां पर डार्कनेस बनी रहेगी, जहां पे ब्राइटनेस है वहां ब्राइटनेस बनी रहेगी। भाई इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए जो पैटर्न एक बार बना वो कुछ देर के लिए बना रहेगा, तभी ऑब्जर्व होगा कि नहीं? अगर वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स चेंज हो जाए तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमारी आई इतनी जल्दी से चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं ना कर पाती।
तो अगर t इक्वल टू 0 पे फेज डिफरेंस 180 था, अगले ही पल अगर वो फेज डिफरेंस चेंज हो जाए तो बाकी जगह पे भी चेंज हो गई, मतलब पैटर्न ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर वो चेंज इतनी तेजी से हो जाए कि आपकी आई ने अभी पहला पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया था, उतनी देर में क्या आ जाए, नया बन जाए, उतनी देर में और नया बन जाए, तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इंटरफेरेंस हो भी रहा होगा तो भी आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। तभी बोला गया है कि फेस डिफरेंस जहां पर जो आ गया वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो है सो है। फेस डिफरेंस आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 180 डिग्री हो, 0 हो, जो मर्जी हो, जो है सो है, बट वो चेंज ना हो तो ही इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। तभी मैंने क्या लिखवाया है, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट की डेफिनेशन क्या लिखवाई है कि दो सोर्सेज ऑफ लाइट हुज फेस डिफरेंस, डिफरेंस है कोई चक्कर नहीं है, बट इट शुड रिमेन कांस्टेंट। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अगर फेज, इफ सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो पैटर्न हर पल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जहां पहले मैक्सिमा बन रहा था वहां अब क्या बन रहा होगा, मिनिमा। जहां मिनिमा बन रहा था वहां क्या बन रहा होगा, मैक्सिमा बन रहा होगा। पैटर्न चेंज होता रहेगा। जब ये चेंज होगा तो आप उन चेंजेस को इतनी तेजी से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब लाइट आती है ना भाई, लाइट के जो एनी सोर्स ऑफ लाइट इट एमिट्स 10⁸ पल्सेस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी पल्सेस आती हैं, 10⁸, मतलब बहुत तेजी से आ रही हैं। इतनी तेजी, मतलब एक सेकंड में कितने पैटर्न बन जाएंगे अगर फेस डिफरेंस नहीं हुआ, 10⁸। ये इतनी तेजी से चेंज हो रहे होंगे कि हमें कंटिन्यूस लाइट ही नजर आएगी। बोलो, कुछ तो समझ में लगा होगा। तो डे टू डे लाइफ में क्योंकि सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, तुमने 2 बल्ब लगाए ना, सबसे पहले आते ही मैंने क्या शुरुआत की, ये 2 बल्ब है भैया, और इससे दोनों को जला दो तो भी लाइट क्या आएगी, जनरली आएगी, कोई पैटर्न वैटर्न ऑब्जर्व नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है। जो यंग्स ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने दोनों सोर्सेस कैसे लिए, कोहेरेंट लिए। पॉइंट सोर्स, आइडियल सोर्स, क्लोज सोर्स बाद की बातें हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट चाहिए। तो आज आपकी कॉपी में को बहुत ज्यादा लिखने वाला कुछ नहीं आया होगा, ये ऐसा ही टॉपिक था, बोल बोल के समझाने वाली बात ही को 2-4 पॉइंट आप अपने टिप्स पे लेकर जा रहे होंगे। तो बाकी इसको कल कंटिन्यू, बेटा कल मतलब कि परसों कंटिन्यू करेंगे मंडे। ओके जी, हिमांशी खुश, सर संडे मत लगाया करो।